एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप एएफएम। एएफएम एक ऐसा माइक्रोस्कोप है, एक ऐसा इम्पोर्टेंट टूल है जो मैटर की नैनो स्केल पे मैनिपुलेशन और इमेज के लिए यूज़ होता है। ये एक ऐसा पावरफुल माइक्रोस्कोप है जो आईबीएम साइंटिस्ट गर्ट बिनिंग ने 1982 के अंदर इन्वेंट किया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिज़िक्स के अंदर इन 1986। एएफएम को एसएफएम भी कहा जाता है, स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोप। एएफएम एक एक्चुअल में मॉडिफिकेशन है एसटीएम की। एसटीएम हमने लास्ट माइक्रोस्कोप पढ़ा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ही होता है। इसके अंदर कुछ एक मॉडिफिकेशंस की गई हैं जो एसटीएम के अंदर डिसएडवांटेजेस रही थी। जैसे कि एसटीएम के अंदर सिर्फ कंडक्टिव सैंपल ले सकते थे, हम सिर्फ उसी का ही हम स्कैन करके हम क्या कर सकते थे, हमको उस सैंपल की इमेज मिलती थी। और उसके अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या रहता था, इंटरनली हमको उस चैम्बर के अंदर वैक्यूम रखनी ज़रूरी होती थी। जो दो मेटल सरफेसेस हम लेते थे उसके बीच में वैक्यूम होनी इम्पॉर्टेंट होती थी, जो एक इंसुलेटर का या एनर्जी बैरियर का काम करती थी। तो इसके अंदर यही वाली जो दो प्रॉब्लम्स थी, जो दो डिसएडवांटेजेस थी, एज मॉडिफिकेशन चेंज करनी थी। इसीलिए हमने जो जर्ट बिनिंग थे एएफएम को बनाया और हम अब इसको स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्टली इसकी कंस्ट्रक्शन में सबसे मेन कंपोनेंट फर्स्ट है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर प्रेजेंट होता है एएफएम के अंदर और उसके एक एंड पे एक टिप प्रेजेंट होती है। ये काफ़ी शार्प फाइन टिप होती है, काफ़ी पतली और बारीक। 6-7 सिलिकॉन और सिलिकॉन नाइट्राइड एटम से बनी होती है ये। और जो एंड होता है टिप का, उस पर एक एटम प्रेजेंट रहता है। फिर फर्दर नीचे प्लेटफॉर्म प्रेजेंट होता है। प्लेटफॉर्म के ऊपर सैंपल रखा जाता है और जो प्लेटफॉर्म होता है फर्दर पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब से कनेक्टेड रहता है। पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब को XYZ स्कैनर भी कहा जाता है। वो किस लिए यूज़ होता है, उस सैंपल को मूव कराने के लिए, ताकि वो टिप के अंदर आ सके पूरा सैंपल टर्न बाय टर्न, और पूरा सैंपल ये टिप उसको स्कैन कर सके। देन फर्दर लेज़र होती है। लेज़र क्या करती है, वो यहाँ ऊपर होता है लेज़र का सोर्स, वो यहाँ पे लाइट थ्रो करती है कैंटिलीवर के बैक्स पे, और यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होके वो फर्दर जाती है एक फ़ोटो डिटेक्टर के अंदर। फ़ोटो डिटेक्टर प्रेजेंट होता है। फ़ोटो डिटेक्टर के अंदर कुछ फ़ोटो डायोड्स होते हैं, 2 और 3। तो वो क्या काम करते हैं, लेज़र लाइट को, जो रिफ्लेक्टेड लेज़र लाइट आ रही कैंटिलीवर से, उसको क्या कर देते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। फिर इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ये जो फोटोडायोड है चेंज करेंगे। वो आगे इलेक्ट्रिक करंट किसको सेट करेगा, कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर क्या काम करता है, उस इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करता है और फिर फर्दर हमको स्क्रीन पे 3D इमेज दे देता है। तो इस कंस्ट्रक्शन के बाद थियोटिकली सो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। ये एक प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर सैंपल प्रेजेंट है। हेयर इज़ आर कैंटिलीवर। कैंटिलीवर के कॉर्नर पे टिप प्रेजेंट है। ये टिप क्या काम करती है, स्कैन करने का काम करती है। ये सैंपल को स्कैन करेगी। जैसे कि हम देख सकते हैं सैंपल हमारा इवन नहीं है, अनइवन है, तो ये टिप ने स्कैन करना है सैंपल को। तो स्कैन फिलहाल ये किस पोर्शन को कर सकती है, जो पोर्शन इसके सामने है सैंपल का, सिर्फ इस पोर्शन को। लेकिन हमने सैंपल को, पूरे सैंपल को स्कैन कराना है इस टिप के थ्रू। तो टिप तो सिर्फ यहीं पे ही है, टिप तो मूव नहीं कर रही है। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म को हम फर्दर कनेक्ट करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब से। पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब एक XYZ स्कैनर होती है। वो क्या काम करता है कि ये सैंपल को वो मूव करा सकता है XYZ डायरेक्शंस के अंदर। मूव कैसे कराता है, इसको कंप्यूटर के थ्रू वोल्टेज मिलती है, और जैसे जैसे वोल्टेज वेरी करती है ये सैंपल को उसी अकॉर्डिंग मूव करवा देता है। XYZ डायरेक्शन में वो वैसे वैसे मूव कराएगा जैसे जैसे वो टिप के आगे आ सके, और टिप उस पूरे सैंपल को, पूरे सैंपल को सेक्शन बाय सेक्शन क्या कर सके, स्कैन कर सके। अब इसके स्कैनिंग की वजह से होता क्या है, जैसे ही टिप और सैंपल के बीच में फोर्स प्रोड्यूस होती है जब ये स्कैन करता है, तो उसमें क्या होता है, कैंटिलीवर के अंदर कुछ डिफ्लेक्शंस आती हैं। तो यहाँ पे लेज़र लगाई जाती है। जैसे जैसे यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होंगी, कुछ वंडरवाल फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं जब ये स्कैनिंग हो रही होती है यहाँ पे। तो ये फोर्स की वजह से कैंटिलीवर में कुछ डिफ्लेक्शंस आती हैं। अब कैंटिलीवर में डिफ्लेक्शन कैसे आती है, वो आती है हुक्स लॉ की वजह से। हुक्स लॉ कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। तो जितनी ज़्यादा जैसे जैसे फोर्स प्रोड्यूस होगी, क्योंकि अनइवन सरफेस है, स्कैन करेगा, फिर यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होगी, यहाँ स्ट्रेन आएगा, कैंटिलीवर पे डिफ्लेक्शंस आएंगी। फिर आगे कुछ सरफेस है, फिर थोड़ा सा अलग सरफेस आएगा, फिर स्कैन करेगा, फिर यहाँ कैंटिलीवर पे डिफ्लेक्शन आएंगे। तो ये जो कैंटिलीवर पे डिफ्लेक्शन आ रही हैं,
तो वो हम मेज़र कैसे करेंगे, क्योंकि वो अगर मेज़र हो गई तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सैंपल कैसे कैसे वर्क कर रहा है, मतलब किस तरह का है, कितना इवन है, कितना अनइवन है, कैसे फोर्सेस चेंज हो रही हैं, उतनी ही डिफ्लेक्शंस आएंगी। तो वो डिफ्लेक्शन को मेज़र करने के लिए हम यहाँ लगाते हैं एक लेज़र का सोर्स, लेज़र लाइट का। यहाँ पे लेज़र है, वो कैंटिलीवर की बैक पे डाली जाती है, और बैक पे जैसे ही डालेंगे वो कैंटिलीवर उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे वंडरवाल फोर्स प्रोड्यूस हुई टिप और सरफेस के बीच में, जिसकी वजह से फोर्स की वजह से कैंटिलीवर में डिफ्लेक्शंस आई। कैंटिलीवर की डिफ्लेक्शन को मेज़र करने के लिए, डिफ्लेक्शंस कब आई, जब स्कैनिंग चल रही है सैंपल की टिप के थ्रू। फिर लेज़र ने क्या किया, उन डिफ्लेक्शंस को मेज़र किया। मेज़र कैसे किया, लाइट, लेज़र लाइट डाल के कैंटिलीवर के बैक पे, तो ये डिफ्लेक्टेड कैंटिलीवर से रिफ्लेक्ट होके फोटो डिटेक्टर के अंदर, फोटो डिटेक्टर के अंदर फोटो डायोड्स प्रेजेंट है 2 और 3। फर्दर ये किससे कनेक्टेड है, कंप्यूटर से। कंप्यूटर, फोटो डिटेक्टर ने काम क्या कर दिया, लेज़र लाइट को किस में चेंज कर दिया, जो रिफ्लेक्टेड लेज़र लाइट थी उसको किस में चेंज किया, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट कंप्यूटर के अंदर भेजा गया, कंप्यूटर ने इलेक्ट्रिक करंट को कंप्यूट करके हमारे स्क्रीन पे हमें इमेज दे दी, जिससे हमको पता चल जाएगा कितनी डिफ्लेक्शंस थी, कितना अनइवन सरफेस था, कैसे था। उसके बाद जो प्रिंसिपल है वो अगर हम देखें तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि एएफएम वर्क करता है एक प्रिंसिपल पे, जहाँ पे फाइन शार्प टिप ली जाती है जो नैनोमीटर रेंज के ऑर्डर में होती है, वो कैंटिलीवर से अटैच होती है, वो सैंपल सरफेस के पास लाई जाती है, जिससे क्या होता है, वंडरवॉल फोर्सेस आती हैं टिप और सैंपल के बीच में प्रोड्यूस होती हैं, जो क्या प्रोड्यूस करती है फर्दर कैंटिलीवर में डिफ्लेक्शन। और कैंटिलीवर डिफ्लेक्शंस कैसे आती हैं, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। और ये जो डिफ्लेक्शन है वो किससे मेज़र की जाती है, ये लेज़र से। तो वो मेज़र करके आगे क्या करता है, फोटो डिटेक्टर में भेजता है, फोटो डिटेक्टर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट में, और फर्दर कंप्यूटर में हमें हमारी इमेज मिल जाती है स्क्रीन पर। उसके बाद क्या है, वर्किंग। जो वर्किंग है एएफएम की, वो डिटेल में लिखने के बाद जो वर्किंग है वो 2 मोड्स में काम करती है, कॉन्टैक्ट मोड और नॉन कॉन्टैक्ट मोड। नेम से ही पता चल रहा है कॉन्टैक्ट मोड, कॉन्टैक्ट में किसके, ये टिप और सरफेस जब कॉन्टैक्ट में आएंगे। नॉन कॉन्टैक्ट मोड जब कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे, कुछ डिस्टेंस पे रहेंगे, कुछ सेपरेशन में रहेंगे। तो एक्चुअल में नॉन कॉन्टैक्ट मोड बेटर होता है कॉन्टैक्ट मोड से। क्यों बेटर होता है, इसका रीज़न अभी हम देखेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं कॉन्टैक्ट मोड और नॉन कॉन्टैक्ट मोड में हो क्या रहा है। तो कॉन्टैक्ट मोड में क्या होगा कि ये टिप है सरफेस के कांटेक्ट में रहेगी, तो जो सैंपल है इसकी स्कैनिंग होगी पूरे सैंपल की धीरे धीरे, जैसे जैसे देखो पहले इस पार्ट की होगी, यहाँ पे बिल्कुल टिप कांटेक्ट में है, फिर सैंपल मूव करेगा, फिर यहाँ अगले पार्ट की, फिर ऐसे ऐसे करके पूरे सैंपल पे ये ड्रैग होती जाएगी टिप और पूरे सैंपल को स्कैन कर देगी। नॉन कॉन्टैक्ट मोड पे ये कुछ हाइट पे रहेगी, थोड़ा सा सेपरेशन रहेगा, और फिर पूरे सैंपल को स्कैन करेगी। बस यही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। जो कॉन्टैक्ट मोड है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सॉलिड सरफेसेस या कोई मेटल की इमेज या मैनिपुलेशन के लिए। नॉन कॉन्टैक्ट मोड सॉफ्ट जो सरफेसेस होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कोई बायोलॉजिकल सरफेस के लिए। इसके अंदर टिप ड्रैग होती है पूरे सैंपल के ऊपर, मतलब टिप जो है कॉन्टैक्ट में रहती है सैंपल सरफेस के, और फोर्स जनरेट होती है वंडरवाल फोर्स जो भी होती है उनके। और ये हेल्प क्या करती है, सैंपल की फ्रिक्शन बताने में। सैंपल की फ्रिक्शन मतलब ये कितना अनइवन है, कितना स्मूथ है, रफ है, वो बताने के लिए। नॉन कॉन्टैक्ट में भी यही है, यही वंडरवॉल फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, और ये भी हमको टोपोग्राफिकल एक इमेज दे देती हैं किसकी, सैंपल के सरफेस की। सो अब एडवांटेज क्या है नॉन कॉन्टैक्ट मोड की कॉन्टैक्ट मोड के ऊपर, वो देखते हैं। तो अगर हम लॉजिकली भी सोचें तो नॉन कॉन्टैक्ट मोड की कॉन्टैक्ट मोड पर क्या ही एडवांटेज हो सकती है, तो एक सिंगल एडवांटेज यही है कि जो नॉन कॉन्टैक्ट मोड है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो किसी भी तरह का सैंपल पर या टिप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसे जब स्कैनिंग होती है। लेकिन जब कॉन्टैक्ट मोड पे होता है तो जो टिप है वो उसके कॉन्टैक्ट में है कम्प्लीटली, और वो एक्चुअल में ड्रैग हो रहा है पूरे सरफेस के ऊपर। तो पूरे सरफेस पे ड्रैग होगा, कोई भी चीज़ को आप घिसाओगे किसी दूसरी चीज़ के ऊपर तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि दोनों ही चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। तो टिप भी कुछ स्कैन के बाद ख़राब हो जाएगी, एक स्कैन किया, 2 स्कैन किया, उस सरफेस का 3 बार किया, 4 बार किया, स्कैन जो टिप है वो ख़राब हो जाएगी बार बार एक सरफेस के ऊपर ऐसे घिस के, और फिर सरफेस जो है सैंपल जो है वो भी ख़राब हो सकता है। तो ये कह रहा है कि देर इज़ नो डिग्रेडेशन ऑफ सैंपल और टिप विच इज़ ऑब्जर्व्ड आफ्टर टेकिंग न्यूमरस स्कैन। नॉन कॉन्टैक्ट मोड में कोई भी ऐसी डिग्रेडेशन नहीं होता हमारे सैंपल का, मतलब ख़त्म नहीं होता या घिसता नहीं है सैंपल का या टिप का, जो कि
न्यूमरस स्कैन मतलब काफ़ी सारे स्कैन्स के बाद कॉन्टैक्ट मोड में देखा जा सकता है। उसके बाद हमने ये किया क्यों था, क्योंकि एएफएम की काफ़ी सारी एएफएम में कुछ मॉडिफिकेशंस की गई थी, एसटीएम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की गई थी, इसीलिए एएफएम बनाया था। तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कुछ इस तरह से हैं। फर्स्टली एएफएम 3D इमेज देता है सैम्पल की। उसके बाद इसके अंदर एसटीएम में फर्स्ट प्रॉब्लम थी वैक्यूम की, तो इसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्यूम इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा, इसकी रेजोल्यूशन हाई होती है एएफएम की एसटीएम की कंपैरेटिवली। उसके बाद लास्टली कि इसकी जो इमेज होती है वो नॉन कंडक्टिंग सर्फेसिस के लिए भी आती है, चाहे वो ग्लास हो, पॉलीमर हो। एसटीएम में ये प्रॉब्लम थी कि सिर्फ कंडक्टिंग सर्फेसिस की इमेज आ सकती थी। डिसएडवांटेज वैसे तो कुछ है नहीं इसका, एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो स्कैनिंग स्पीड है एएफएम की वो एसटीएम से लेस रहती है, और ये एक टिपिकल स्कैन के लिए भी सेवरल मिनट्स ले लेता है। ठीक है।